हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोक प्रशासन में आज का हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन का उद्भव एवं स्थिति। लोक प्रशासन का उद्भव कैसे हुआ है और इसकी स्थिति क्या है। लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक विज्ञान। यानी जो लोक प्रशासन होता है इसको उतना ही पुराना बताया गया है जितना कौन सी राजनीतिक विज्ञान पुरानी है। परंतु लोक प्रशासन पृथक रूप से लगभग 100 साल पुराना बताया गया है। यानी इसको अलग रूप से अपना अलग विषय के रूप में लोक प्रशासन को लगभग यानी 100 साल पुराना बताया गया है। लेकिन विभिन्न विचारकों ने लोक प्रशासन को जैसे प्रशासनिक विचारकों के आधार पर 100 साल से पुराना बताया गया है। कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य का अर्थशास्त्र ये भी एक लोक प्रशासन है जो सामाजिक और राजनीतिक के आधार पर है। मैकियावेली का द प्रिंस क्या है? मैकियावेली का द प्रिंस यानी मैकियावेली का द प्रिंस लोक प्रशासन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अरस्तु का पॉलिटिक्स जो पुस्तक है उसको ये प्राचीन विचारकों ने इन प्रशासनों के आधार पर लोक प्रशासन को लगभग 100 साल पुराने से ज़्यादा बताया गया है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र के आधार पर लोक प्रशासन, अरस्तु की पॉलिटिक्स और मैकियावेली की द प्रिंस, कौन सी? द प्रिंस, एक लोक प्रशासन के समय के काल की बताता है। उसके बाद लोक प्रशासन की में केमल यानी केम्ब्रलवाद एक शब्द आया हुआ था। केम्ब्रलवाद शब्द क्या है? केम्ब्रलवाद शब्द ये 18वीं सदी के अंत में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में इसको व्यवस्थित प्रबंध से जुड़ा हुआ समूह माना जाता है। यानी जो केम्ब्रलवाद शब्द है वो 18वीं सदी में के अंत में जर्मनी और ऑस्ट्रिया में, कहाँ पे? जर्मनी और ऑस्ट्रिया में केम्ब्रलवाद शब्द की उत्पत्ति हुई थी। क्या हुई थी? उत्पत्ति मान लो या फिर उदय मान लो। यानी जो केम्ब्रलवाद शब्द है वो 18वीं सदी में जर्मनी और ऑस्ट्रिया इनमें व्यवस्थित प्रबंध से जुड़ा हुआ समूह माना जाता था। क्या माना जाता? व्यवस्थित प्रबंध से जुड़ा हुआ समूह केम्ब्रलवाद में इस शब्द को माना जाता था। केम्ब्रलवाद के जो प्रथम अध्यक्ष या विद्वान जॉर्ज जी के माने गए थे। कौन माना गया था? जॉर्ज जी के केम्ब्रलवाद के प्रथम अध्यक्ष या फिर विद्वान माने गए थे। क्या माने गए थे? प्रथम अध्यक्ष या विद्वान केम्ब्रलवाद के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज जी के को माना गया था। यानी केम्ब्रलवाद जो शब्द होता है वो 18वीं सदी के अंत में जर्मनी, ऑस्ट्रिया का एक प्रबंधक व्यवस्थित के रूप में समूह था जिसमें केम्ब्रलवाद को राज्य वित्तवेत्ता समूह के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? राज्य वित्तवेत्ता। जो केम्ब्रलवाद शब्द है उसको राज्य वित्तवेत्ता समूह के नाम से भी जाना जाता था। लोक प्रशासन में जो लोक प्रशासन है उसका पहला शोध ग्रंथ फ्रेंच भाषा में चार्ल्स जा बूनिया के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स जा बूनिया के नाम से लाया गया था। चार्ल्स जा बुनियम के द्वारा लाया गया था। कौन सा? लोक प्रशासन का पहला शोध ग्रंथ। और वो पहला शोध ग्रंथ कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में लाया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स जा बूनिया के द्वारा। और वो पहला शोध ग्रंथ है प्रिंस प्लेस द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक। कौन सा है? प्रिंस प्लेस द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक। यानी कब किया गया था ये?
1812 में पहला शोध ग्रंथ लोक प्रशासन का पहला शोध ग्रंथ कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में लेकर आया था। किसके द्वारा? चार्ल्स द बुनियम के द्वारा। और उस पहला शोध ग्रंथ है प्रिंसिपल्स द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिकेशन। ये 1812 में लिखे गया था। किसके द्वारा? 1812 में इस ग्रंथ को लेके आया था। किसके द्वारा? चार्ल्स द बुनियम के द्वारा 1812 में प्रिंसिपल्स द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिकेशन इसको लाया गया था। उसके बाद हमारा आता है लोक प्रशासन का उद्भव। लोक प्रशासन का उद्भव कैसे हुआ? लोक प्रशासन का उद्भव यानी उद्भव के आधार पर इसको 6 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में? लोक प्रशासन का उद्भव को 6 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में दोस्तों? 6 चरणों में बांटा गया है। लोक प्रशासन के उद्भव को 6 चरणों में बांटा गया है। कितने में? 6 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है 1887 से लेकर 1926 तक आता है। यानी जो पहला चरण है 1887 से लेकर 1926 और इसी चरण का नाम है राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन। क्या है? राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन। दूसरा चरण है 1927 से लेकर 1937 तक। तो इस चरण का नाम है प्रशासन के सिद्धांत। क्या है? प्रशासन के सिद्धांत, या फिर इस चरण को स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा चरण है हमारा 1938 से लेकर 1947। इस चरण को चुनौती का काल के नाम से भी जाना जाता है। यानी चुनौती के काल कौन सा? 1938 से लेकर 1947। चौथा चरण आता है हमारा 1948 से लेकर 1970, जिसे पहचान का संकट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पहचान संकट के नाम से भी इस काल को जाना जाता है। हमारा अगला 5वां चरण है 1971 से लेकर कौन सा? 1971 से लेके 5वां चरण है हमारा, जिसे 1971 से लेकर 1990, यानी इसे लोक नीति परिप्रेक्ष्य या फिर नव लोक प्रशासन के नाम से भी इस चरण को जाना जाता है। छठा चरण है 1991 से लेकर वर्तमान में, यानी नव लोक प्रबंधन। इस प्रकार लोक प्रशासन के जो उद्भव होते हैं उनको हमने 6 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में? 6 चरणों में। अब हम चरण बाई स्टेप बाई इन एक एक चरणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पहला चरण आता है 1987 से लेकर 1926 तक, और इस चरण को राजनीति प्रशासन द्विविभाजन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से चरण को? फर्स्ट चरण को, यानी राजनीति प्रशासन द्विविभाजन। इस चरण में लोक प्रशासन शब्द सर्वप्रथम प्रशासा यानी ईरान में गढ़ा गया था। लोक प्रशासन शब्द सर्वप्रथम परसा यानी ईरान में गढ़ा गया था, परंतु इसको परिभाषित करने अमेरिका में किया गया था। सबसे पहले जो लोक प्रशासन शब्द होता है उसको सर्वप्रथम परसा में गढ़ा गया था, लेकिन लोक प्रशासन शब्द को परिभाषित सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया था। कहाँ पे? अमेरिका में किया गया था। किसके द्वारा? वुडरो विल्सन के द्वारा। लोक प्रशासन में सर्वप्रथम लोक प्रशासन शब्द को परसा में गढ़ा गया था, यानी इसका शब्द का निर्माण हुआ था, लेकिन इस पर जो यह शब्द है इसको परिभाषित
वुडरो विल्सन के द्वारा अमेरिका में किया गया था। कहाँ पे? अमेरिका में किया गया था। लोक प्रशासन। लोक प्रशासन शब्द वुडरो विल्सन ने नामक विचारक ने अपने या फिर अमेरिका में सर्वप्रथम ये परिभाषित किया है कि लोक प्रशासन का कार्य नीतियों को लागू करवाना ना है। क्या नहीं? लोक प्रशासन शब्द को परिभाषित करते हुए वुडरो विल्सन कहता है कि लोक प्रशासन का कार्य नीतियों को लागू करवाना होता है और ना कि उन नीतियों का निर्माण करना। लोक प्रशासन नीतियों का निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन उनको लागू करवाना वो कार्य करता है। इस कारण से राजनीति से लोक प्रशासन को पृथक कर देता है। अब लोक प्रशासन को पृथक कैसे किया जाता है? क्योंकि वुडरो विल्सन कहता है कि लोक प्रशासन ओनली कार्य नीतियों को लोक प्रशासन का जो कार्य होता है वो नीतियों को लागू करवाना होता है, लेकिन नीतियों का निर्माण नहीं करता है। इसलिए लोक प्रशासन को राजनीतिक विषय से ये परिभाषा अलग करती है। क्या करती है? अलग करती है। कौन सी? लोक प्रशासन का कार्य ओनली नीतियों को लागू करना होता है और ना कि नीतियों का निर्माण। ये परिभाषा हमारे लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से अलग करती है। क्या करती है? एक स्वतंत्र विषय के रूप में अलग करती है। आगे, लोक प्रशासन का पिता। लोक प्रशासन का पिता कौन हो सकता है? लोक प्रशासन का पिता यानी वुडरो विल्सन को माना जाता है। क्या माना जाता है? वुडरो विल्सन को माना जाता है, यानी लोक प्रशासन का पिता ओनली वुडरो विल्सन को ही माना जाता है। किसको? वुडरो विल्सन को ही माना जाता है। इसी के आधार पर वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक प्रशासन का जनक भी वुडरो विल्सन को ही कहते हैं, या फिर उसको लोक प्रशासन का पिता भी वुडरो विल्सन को ही कहा जाता है। ईस्वी में फ्रैंक जे गुडनाउ ने अपनी एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में द्विविभाजन की सिफारिश की थी। यानी लोक प्रशासन के द्विविभाजन की सिफारिश किसने की थी? फ्रैंक जे गुडनाउ ने। कब? 1900 ईस्वी में। कौन सी पुस्तक में? पॉलिटिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। कौन सी? पॉलिटिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कौन सी पुस्तक में? 1900 ईस्वी में गुडनाउ यानी फ्रैंक गुडनाउ ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें लोक प्रशासन के द्विविभाजन की सिफारिश की गई थी। कौन से चरण की? प्रथम चरण की, राजनीतिक प्रशासन वाली। इसकी द्विविभाजन की सिफारिश की थी, जिसमें एक कथन लिखा हुआ है। किसका? फ्रैंक जे गुडनाउ का। राजनीति के द्वारा राज्य की इच्छाओं की अभिव्यक्ति है। राजनीति के द्वारा राज्य की इच्छाओं की अभिव्यक्ति है तथा प्रशासन को इसको मूर्त रूप प्रदान करता है। यानी ये प्रशासन इसको मूर्त रूप प्रदान करता है। कौन करता है? लोक प्रशासन। राजनीति के द्वारा राज्य की इच्छाओं की अभिव्यक्ति है, इसे अभिव्यक्ति बताई गई है और प्रशासन इसको क्या करता है? एक मूर्त रूप प्रदान करता है। इसलिए फ्रैंक जे गुडनाउ ने 1900 ईस्वी में लोक प्रशासन के द्विविभाजन की सिफारिश की थी। क्या की थी? सिफारिश की थी। अमेरिका के लोक प्रशासन के जनक फ्रैंक जे गुडनाउ को माना जाता है। किसको माना जाता है? फ्रैंक जे। अमेरिका के लोक प्रशासन के जनक
फ्रैंक जे गुडनाव को माना जाता है क्योंकि लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक 1926 में एल.डी. वाइट के द्वारा किसके द्वारा एल.डी. वाइट के द्वारा लिखी गई। लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक एल.डी. वाइट के द्वारा लिखी गई थी और अमेरिका में लोक प्रशासन का जनक है फ्रैंक जे गुडनाव। कौन है? फ्रैंक जे गुडनाव। जबकि टाइम लोक प्रशासन का प्रथम पहला शोध ग्रंथ 1812 में था, द प्रिंसिपल्स द एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक, किसके द्वारा? चार्ल्स द बोनिया के द्वारा लाया गया था। लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक 1926 में एल.डी. वाइट के द्वारा लिखी गई थी और उस पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक कौन सी है? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारे लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक थी जो एल.डी. वाइट के द्वारा 1926 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1926 में इसको लिखी गई थी। उसके बाद आता है हमारा दूसरा चरण। दूसरा चरण है यानी लोक प्रशासन का उद्भव का दूसरा चरण। अब दूसरा चरण को प्रशासन सिद्धांत कहा जाता है जो 1927 से लेकर 1937 तक था, या फिर इसे स्वर्णकाल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको स्वर्णकाल भी कहा जाता है, यानी लोक प्रशासन का जो दूसरा चरण था उसको स्वर्णकाल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्वर्णकाल भी कहते हैं। स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है इस काल को? यानी उद्भव का दूसरा चरण प्रशासन का सिद्धांत। क्या नाम था? प्रशासन का सिद्धांत। कब से? 1927 से लेकर 1937 तक। और इस काल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। स्वर्णकाल यानी इस काल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ हो, इसलिए इस काल को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इस काल को स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हमारा अगला विचारक है विलोबी। विलोबी विचारक के अनुसार उनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी पुस्तक है? विलोबी के अनुसार विलोबी की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फेहोल विचारक है उसकी पुस्तक है इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। कौन सी है? इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। जबकि टाइम जो फॉलेट विचारक है उसकी पुस्तक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस। कौन सी है? क्रिएटिव एक्सपीरियंस। विलोबी की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फेहोल की पुस्तक है इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। जबकि टाइम फॉलेट की पुस्तक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस। कौन सी है? क्रिएटिव एक्सपीरियंस। और दूसरी बात, फॉलेट को प्रबंधकीय भविष्यवक्ता भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रबंधकीय वक्ता। किसको? फॉलेट को। हमारे अगला पुस्तक है यानी गुलिक और उर्वरक। गुलिक और उर्वरक वाला एक विचारक थे, उनकी एक पुस्तक थी और उस पुस्तक को नाम है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी पुस्तक है? पेपर्स ऑफ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किसकी? गुलिक और उर्वरक की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? गुलिक व उर्वरक की पुस्तक का नाम है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। कौन सी? पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस।
और हमारा चौथा चरण है, तीसरे चरण के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।